नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नया सवेरा का एक बेहद खास अंक लेकर। खास इसलिए क्योंकि अगले 1 घंटे में बात होगी देश और दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन अपडेट्स की। सिक्किम में इस वक्त क्या कुछ हालात हैं वो भी जानेंगे, साथ ही एशियाई खेलों में जिस तरह से भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है उस पर भी होगी बात। और आपके साथ अगले 1 घंटे तक रहूंगी मैं जया सिन्हा और भावना। शुक्रिया जया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें और साथ ही हम समीक्षा करेंगे कि कैसे आज नक्सली समस्या पर एक समीक्षा बैठक होने वाली है। साथ ही निर्वाचन आयोग जो है वो जो एनसीपी का गुट है उसकी दलीलों को सुनेगा चुनाव चिन्ह को लेकर। और जैसे कि जया ने बताया कि सिक्किम के हालात का भी जायज़ा लेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुभाषितम के साथ, यानी कि एक शुभ विचार के साथ। सुभाषितम, इसका अर्थ है माता के समान कोई छाया नहीं, कोई आश्रय नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। माता के समान इस दुनिया में कोई जीवन दाता नहीं। बिल्कुल जया, माँ की छाया ही ऐसी होती है कि कैसे घुटनों पे रेंगते रेंगते हम कब बड़े हो जाते हैं। उस दो जो माँ पकड़ना सिखाती है वो उंगली, और कब हम बड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस शुभ विचार के बाद सुबह की सुर्खियों के साथ। मुंबई के गोरेगांव में स्थित 7 मंजिली इमारत में लगी आग, 6 की मौत, 30 से अधिक घायल, 6 की हालत गंभीर। सिक्किम में अचानक बाढ़ के बाद राहत और बचाव के काम में तेजी। राज्यपाल ने सिंगताम में राहत शिविर केंद्रों का किया दौरा, तो वहीं मुख्यमंत्री ने की आपदा स्थिति की समीक्षा। पर्यटकों को अभी सिक्किम नहीं आने की सलाह। दिल्ली में आज वामपंथी उग्रवाद पर महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे अध्यक्षता। नक्सल समस्याओं से जूझ रहे राज्य होंगे बैठक में शामिल। शरद पवार या अजित पवार, किसकी है एनसीपी? आज निर्वाचन आयोग में होगी अहम सुनवाई। पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर दोनों गुट रखेंगे अपना पक्ष। मौद्रिक नीतियों की समीक्षा के बाद आज रिजर्व बैंक करेगा नतीजों की घोषणा। पिछले कुछ महीनों से स्थिर रेपो रेट पर टिकी सबकी नजरें। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में व्हाइट हाउस की ओर से अगले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीनी नेता शी जिनपिंग के बीच बैठक की योजना पर विचार। तनावपूर्ण संबंधों को सुलझाने की होगी कोशिश। एशियाई खेलों में बांग्लादेश के खिलाफ क्रिकेट के सेमीफाइनल में भारत ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी। वहीं पुरुष हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से। तीरंदाजी, कुश्ती, कबड्डी और बैडमिंटन में भी भारतीय खिलाड़ी दिखाएंगे दम। और क्रिकेट विश्व कप में आज हैदराबाद में भिड़ेगी पाकिस्तान नीदरलैंड्स की टीम। कल न्यूजीलैंड ने गत विजेता इंग्लैंड को 9 विकेट से शिकस्त देकर शुरू किया अभियान। और नया सवेरा में सबसे पहले देखते हैं देश भर से कुछ खास खबरें। और सबसे इस वक्त महत्वपूर्ण खबर आ रही है मुंबई से। मुंबई के गोरेगांव में स्थित 7 मंजिली इमारत में
आग लग गई और 6 की मौत इस वक्त बताई जा रही है। 30 से अधिक घायल इसमें बताए जा रहे हैं इस पूरी घटना में, और अभी भी 6 की हालत गंभीर बनी हुई है। बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही है संवाददाता श्यामा मिश्रा। श्यामा, सबसे पहले इस वक्त जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट है हताहतों को लेकर और क्या कुछ इस घटना को लेकर इस वक्त जानकारी सामने आ रही है? तो देर लगी भीषण आग, श्यामा हमारे साथ जुड़ रही है फोन लाइन पर। इस वक्त की अहम खबर, यहां पर कई घंटों की मशक्कत के बाद बुझाई गई ये आग। मुंबई की एक इमारत में ये आग लगी है। एक घटना सामने आई है, गोरेगांव में एक बड़ा हादसा हुआ है। श्यामा, आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी जी, मुझे आपकी आवाज। जी श्यामा, इस वक्त क्या कुछ अपडेट है? 7 मंजिला इमारत में लगी आग, आग की स्थिति को लेकर, साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण इस वक्त जो हताहत हैं उनको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए जय, आग बुझाई गई है, 6:45 करीबन ये आग बुझा दी गई थी, लेकिन कूलिंग ऑपरेशन वहां पर शुरू है। जैसा आप भी बता चुकी हैं, 6 लोग अपनी जान इसमें गंवा चुके हैं और अब तक 46 लोगों के हताहत होने की इसमें सामने आ रही है जानकारी, जिसमें से 6 जो मृत हो चुके हैं वो भी इसमें समावेश है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि जो HVT हॉस्पिटल है वहां पे अन्य 25 लोग हैं जो जिनकी इंजरी हुई है, जिनकी ट्रीटमेंट अभी शुरू है। साथ ही कूपर हॉस्पिटल है जहां पे अन्य 15 जन भर्ती हैं, जहां पे उनकी ट्रीटमेंट शुरू है। तो आप ये देख सकते हैं कितनी बड़ी ये आग लगी थी, और बताया ये जा रहा है कि तल मंजिले से बिल्डिंग की ये आग लगी। और जिस तरीके से हमने बताया कि अभी तक आग की जो वजह है वो अभी साफ नहीं हो पाई है, लेकिन नीचे से आग बढ़ते बढ़ते पूरी बिल्डिंग तक में, ऊपर तक में पहुंच गई, और जिसकी वजह से तड़के ये आग लगी है। 3 बजे के करीबन ये आग लगी है और तभी सारा ये ऑपरेशन शुरू हो गया इसे बुझाने का, इसे कंट्रोल में लाने का। तो कई सारी दमकल की गाड़ियां, कई सारी एम्बुलेंसेस वहां पर पहुंची थी और लगभग 7 बजे के पहले पहले ये आग बुझा ली गई। लेकिन इसमें बहुत बड़ी एक संख्या सामने आ रही है, 6 जन के मृत होने की और 46 जन की, माने 40 जन जो अभी भी जख्मी है, उनकी ट्रीटमेंट अभी भी फिलहाल शुरू है और उनकी जो कंडीशन है, क्या कंडीशन है वो उसकी जानकारी अभी अवेटेड है। जया, श्यामा, क्या कारणों का पता चल पाया है कि किस वजह से ये आग लगी और कितनी दमकल गाड़ियां जो हैं वो आई जिसने ये आग बुझाने में मदद की? देखिए, जानकारी अभी तक क्लियर हो नहीं पाई है, लेकिन आसपास में बताया जा रहा है कि जो तल मंजिला है वहां पर कई सारे जो गारमेंट्स रखे हुए हैं, कपड़े रखे हुए हैं, वैसे थैश रखे हुए थे जी। और वहां से ये बताया जा रहा है या ये आशंका लगाई जा रही है कि आग वहां से बढ़ सकती है, बड़ी होगी। और इसके साथ ही क्योंकि पार्किंग का ये एरिया था, तो जो गाड़ियां हैं, कार या 2 व्हीलर्स हैं, वो भी इसमें काफी बड़ी संख्या में खाक हो गई हैं। तो ना सिर्फ जान की नुकसान हुई यहाँ पर, बल्कि माल का भी काफी बड़ा नुकसान हुआ है। पुलिस जो अधिकारी हैं या जो उनकी टीम है वो अभी फिलहाल इंफॉर्मेशन निकालने में लगी हुई है कि आग किस वजह से लगी हुई है, और जैसे ये वजह सामने आती है वो पता चल जाएगा। इसके अलावा श्यामा, हम तस्वीरों में देख सकते हैं बहुत बुरी तरह से जली हुई गाड़ियां तस्वीरों में नजर आ रही हैं, साफ तौर पर इशारा करती हैं कि कितनी भयानक ये आग थी। 7 मंजिला इमारत में ये आग लगी है, जैसा आप बता रहे हैं कि वो बढ़ती चलेगी। आसपास की इमारतों को क्या कुछ क्षति पहुंचती भी नजर आई है? क्या कुछ उसकी स्थिति का आंकलन किया जा रहा है? और क्या इस वक्त इमारत से सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया है? रेस्क्यू ऑपरेशंस जो है उनको लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी, आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं उसमें आगे ना जाए आग, इसलिए जो एहतियातन तौर के ऊपर में सभी को नीचे एस्केप करवा दिया गया था और पूरी बिल्डिंग को खाली करवा दिया गया था। ना सिर्फ जो BMC जो फायर ब्रिगेड या पुलिस के ऑफिशियल्स हैं, बल्कि जब आग बढ़ना शुरू हुई, जब जो बिल्डिंग के रहीवासी हैं उन्हें पता चला कि आग लग रही है, बिल्डिंग में लग चुकी है, तो उन्होंने खुद से भी, क्योंकि 3 बजे का समय होता है जब सब सो रहे होते हैं, तो सभी को, बिल्डिंग के लोगों ने भी, जो नीचे पहले पहुंचे थे, उन्होंने भी कहा जगा के कि अब आप चलिए, नीचे चलिए, क्योंकि सिचुएशन थोड़ी यहाँ पर गंभीर हो रही है। तो लोगों को पहले ही रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन जिस तरीके से आग की जो है, जो नीचे के फ्लोर्स होंगे वहां तक में आग बहुत जल्दी पहुंच गई थी, इसीलिए ये जो संख्या सामने आ रही है। जी श्यामा, बिल्कुल, तो काफी भीषण हादसा यहाँ पर गोरेगांव मुंबई में कई घंटों की मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। 6 लोगों की मृत्यु
के समाचार इस वक्त हमें मिल रहे हैं और कुछ लोग हताहत भी हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल क्या कुछ कारण रहे इस आग के, उस पर जानकारी जुटाई जा रही है। श्यामा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे आगे भी बात करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार की नक्सल विरोधी नीतियों के कारण हिंसा में काफी कमी आई है। इसकी समीक्षा के लिए आज दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। वामपंथ उग्रवाद पर होने जा रहे इस समीक्षा बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इस बैठक में बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और केरल राज्यों के प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं। ये वो राज्य हैं जो वामपंथी उग्रवाद या नक्सली समस्या से प्रभावित हैं। केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के शीर्ष अधिकारी और कई वरिष्ठ अधिकारी के भी शामिल होने की इसमें उम्मीद है। इस बैठक का उद्देश्य नक्सल प्रभावित राज्यों के विकास के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करना है। वामपंथी उग्रवाद के खतरे से निपटने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय साल 2015 से राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना पर काम कर रहा है। इस नीति से वामपंथी हिंसा में कमी आई है। सुधाकर दास हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। तो वामपंथी उग्रवाद पर बेहद महत्वपूर्ण बैठक। सुधाकर, जिस तरह से बीते वर्षों में हमने देखा है कि पूरी ये जो समस्या रही है उग्रवाद को, उसको लेकर काफ़ी कमी आई है। मुख्य धारा में जिस तरह से इन तमाम क्षेत्रों के युवा जुड़ते नजर आए, एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर रही सरकार की रणनीतियों की। अगर हम बात करें, उनकी विभिन्न स्कीम्स की बात करें, क्या कुछ अहम रहने वाला है इस बैठक में? देखिए जय, सुबह 10:30 बजे ये बैठक बुलाई गई है और इसमें बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और केरल के चाहे सीएम हो या उनके होम मिनिस्टर हो या उनके प्रतिनिधि हिस्सा ले सकते हैं। तो कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपनी हामी भरी इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए। इसके अलावा केंद्रीय गृह सचिव, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के प्रमुख हैं, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो हो या खुफिया एजेंसियों के प्रमुख भी इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। तो एक जो निश्चित अंतराल पर ये बैठक होती है, तो उसकी वो माना जा सकता है कि एक पूरी तरह से एक ओवरऑल समीक्षा की जाएगी। लेकिन निश्चित तौर पर आपने जो कहा, बीते कुछ वर्षों में जो नक्सली हिंसा की घटनाओं में कमी आई है, वो एक तरह से जीरो टॉलरेंस का जो अप्रोच है मोदी गवर्नमेंट का, उसकी वजह से काफी हद तक वो लगाम उन पर लग पाई है। साल 2010 में जब एक सबसे ज्यादा हाई था नक्सली हिंसा, उस समय 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी 2010 में। अब उसमें आप कह सकते हैं आज के दिन की अगर बात की जाए, 2022 के आंकड़ों से तुलना की जाए तो सिर्फ 98, और 4 दशक में पहली बार ऐसा हुआ बीते साल की 100 से कम नक्सली हिंसा में मौतें हुई। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल। सुरक्षा कर्मियों की मौत की बात की जाए तो उसमें 90% से भी ज्यादा की कमी आई है। बिल्कुल। तो वामपंथी उग्रवाद पर बेहद अहम बैठक गृह मंत्री अमित शाह करेंगे इसकी अध्यक्षता। इस पर लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। सुधाकर, फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ें तो सिक्किम की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, सिक्किम इन दिनों प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहा है। बादल फटने की वजह से तीस्ता नदी में अचानक आई बाढ़ से 19 लोगों की मृत्यु हो गई। सिक्किम के मुख्य सचिव विजय भूषण पाठक ने कहा है कि लाचेन और लाचुंग में लगभग 3000 लोग फंसे हुए हैं। सेना और वायुसेना के हेलीकॉप्टरों की मदद से सभी लोगों को निकाला जा रहा है और निकाला भी जाएगा। उधर सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने सिंगताम में राहत शिविर केंद्रों का दौरा किया है। राज्यपाल ने अधिकारियों को प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है। सिक्किम के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष में 10 लाख रुपए की राशि की भी दान किया है। असेसमेंट जो हमारे चेक पोस्ट के डाटा से जो हमें अवेलेबल है, लगभग 3000 टूरिस्ट वहाँ लाचेन और लाचुंग में स्ट्रैंडेड हैं और इसके अलावा लगभग 700-800 ड्राइवर्स भी होंगे जिनकी गाड़ियाँ गई हुई हैं। लगभग उसमें 3000 में 150 लोग शायद मोटरसाइकिल से गए हैं। आर्मी और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के थ्रू हम इवैक्यूएट करेंगे। जो लाचेन लाचुंग में लोग हैं, आर्मी ने अपनी कम्युनिकेशन लिंक जो उपलब्ध हैं अभी वॉइस ओवर इंटरनेट, उसके थ्रू उन लोगों के परिवार से उनकी बातचीत करा दी है, जिससे उनके परिवार को उनकी कुशलता के बारे में जानकारी मिल चुकी है। और ज्यादा जानकारी के लिए और हमसे जुड़ रहे सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी। लक्ष्मण जी, सुप्रभात, बहुत बहुत स्वागत है आपका नया सवेरा में।
सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से सिक्किम में ये प्राकृतिक आपदा आई है, जान माल का तो नुकसान हुआ ही है, साथ में लाचुंग में भी अभी भी 3000 लोग फंसे हुए हैं। आपने वहाँ का दौरा किया है, अभी किस तरीके के हालात हैं वहाँ पर? हालात तो हमारी सरकार और भारत सरकार दोनों मिलकर के पूरी तरह से नियंत्रण में रखे हुए हैं और जो कुछ बेहतर हो सकता है, क्योंकि लोनार जो लेक है उसके हिस्से में कुछ ये जो पानी है उसका टूट गया, बहाव हो गया। इसके कारण उत्तर सिंगिम और चुंगतांग, जोंगू और माखा, माजिताल, सिंगताम, एरेम्पो, ये जो बरदांग के ये थोड़ा क्षेत्र प्रभावित हुए हैं ठीक से। और पूरी तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी ने भी फोन करके हमारे मुख्यमंत्री जी को मदद की पूरी पुष्टि की है और हमारी सरकार भी पूरी तरह से लगी हुई है। कल मैं रिलीफ कैंपों का भी दौरा किया। ये सब जितना बेहतर हो सकता है हमारी सरकार पूरी तन्मयता के साथ लगी हुई, पूरा बिल्कुल हम लोगों के साथ में हैं। बिल्कुल। आचार्य जी, आपने राहत शिविरों का भी दौरा किया, किस तरह की वहाँ पर कोशिश है सरकार की ओर से? साफ पानी, साफ उनको खाने के पदार्थें, इस सब तमाम चीज़ें उन्हें मुहैया कराई जा रही हैं? हाँ जी, पूरी तरह से कराई जा रही है। 14 रिलीफ कैंप स्थापित है और उस कैंपों में मेरा खुद ही जाना हुआ और सरकार सबको खाने के लिए, सबको चाय, बिस्किट, नाश्ता समय से और जो जरूरत पड़े उसके लिए दवाइयाँ, ये सब कुछ कर रहे हैं। और हमारे सारे जो राज्य सरकार के मंत्री हैं वो सभी एक एक स्थानों के प्रभारी बना दिए गए हैं। हमारे मेयर, डिप्टी मेयर, यानी जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि है, सरकार है, पूरी तन्मयता के साथ इनके दुख की बेला में पूरी हमारे जनता के साथ सभी लोग डटे हुए हैं, लगे हुए हैं। बिल्कुल। आचार्य जी, लेकिन किस तरह की चुनौतियां इस वक्त आपको लग रहा है कि जो तमाम जो राहत कर्मी हैं वो इस वक्त जूझते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, लोग फंसे हुए हैं, तो उस लिहाज से? क्योंकि स्वाभाविक है कि थोड़ी ये एक कठिनाई आई है और लेकिन हमारे चूंकि पुलों की पुल भी टूटे हुए हैं, ऐसी स्थिति में एनडीआरएफ वगैरह सभी आकर के हमारे साथ आ चुके हैं और कैसे हम यातायात को जल्दी से जल्दी शीघ्राशीघ्र शुरू करते, ये सब सारे हर दिशा में हमारा प्रयत्न जारी है। तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं और कुछ जवान भी जो थे वो भी लापता हो गए थे, क्या कुछ उस बारे में आप जानकारी दे सकते हैं? हाँ, कुछ जवान कहे गए थे। हमारे जो 22 जवान है उसमें लापता हुए थे और अभी हमें 7 की डेड बॉडी मिल गई है, दुखद स्थिति हमारे लिए रही, और अभी 15 जवान हमारे लापता है जी, और उनके लिए भी हमारा रेस्क्यू चल रहा है। बिल्कुल। आचार्य जी, हम तस्वीरों में देख रहे हैं, सिंगताम बाजार कल आप गए थे, हम कुछ और जगहों की तस्वीरें भी लगातार हम लोग देख रहे हैं कि कैसे अब जो आमजन हैं वो सामने आए हैं लोगों की मदद करने के लिए, कपड़े आदि चीज़ें वो वहाँ पर दान कर रहे हैं लोगों की मदद के लिए। क्या कुछ अपील आप भी करना चाहेंगे इस वक्त दूरदर्शन न्यूज़ के माध्यम से? हाँ, लोगों का सहयोग, सहानुभूति और लोगों की मिलनी ही चाहिए और मैं जनता का भी लगाव है और पूरा राज्य के लोग एक साथ आज की कठिन वेला में सब एक साथ खड़े हुए हैं, ये संतोष की बात है। आचार्य जी, मैं साथ में आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि जो NH10 यानी कि जो मेजर हाईवे है जो कनेक्ट करता है सिक्किम को, उसका भी संपर्क टूट गया है। उसके टूटने से कितनी बड़ी चुनौतियां सामने आई हैं और सिक्किम सरकार की तरफ से ये भी सलाह दी गई है अभी पर्यटकों को कि वो वहां अभी ना आए, तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे? हाँ, निश्चित है, थोड़ी कठिनाइयाँ यातायात की परेशानी तो हो ही गई, क्योंकि हमारे जो लिंक मार्ग हैं वो तो प्रभावित है ही हैं जी। कुछ रास्ते हैं जिसमें आवश्यक आना जाना हो पा रहा है, लेकिन पहले से जो पर्यटक आए हैं तो जो रुके हुए हैं तो उनको आने जाने का जो दबाव बना है, ऐसी स्थिति में लोग नहीं आएंगे तो अभी तो कुछ समय के लिए उनको सुविधा रहेगी। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर अपील भी करते नजर आए और तमाम चुनौतियों का भी जिक्र किया राज्यपाल जी ने कि कैसे इस वक्त तमाम चुनौतियों के बीच भी जो सिक्किम के लोग हैं या जो राहत कर्मी हैं वो जुटे हैं उन तमाम लोगों को निकालने के लिए और स्थिति को बेहतर करने के लिए। लेकिन फिलहाल यहाँ पर पर्यटकों को खास तौर पर ये सलाह दी गई है कि वो इस वक्त सिक्किम का रुख ना करें। लगातार इस पूरे खबर पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या एड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। अर्जुन, एग्जाम्स में you made us really proud. अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। Think IIT, think विद्या मंदिर। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आप सभी का स्वागत है। खबरों की कारवां को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं एनसीपी यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी किसकी होगी, किसका होगा पार्टी का चुनाव चिन्ह, घड़ी पर अधिकार, चाचा या भतीजा, किसकी होगी जीत? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अब शायद कुछ दिन में मिल जाए। दरअसल आज का दिन बेहद अहम हो सकता है क्योंकि दिल्ली स्थित निर्वाचन आयोग के दफ्तर में इस महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई होने जा रही है, जिसमें चाचा शरद पवार और उनके बागी हो चुके भतीजे अजित पवार दोनों अपना पक्ष रखने के लिए मौजूद होंगे। इन सब के बीच सुनवाई से पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता शरद पवार ने अपने बयान में दावा किया है कि पार्टी का संस्थापक कौन है ये हर कोई जानता है। शरद पवार ने ये भी कहा कि जनता क्या सोचती है ये भी काफी अहम है। दरअसल जब अजित पवार ने एनसीपी से बगावत की थी तब से पार्टी में फूट के बाद एनसीपी पर अधिकार पर चाचा भतीजे आमने सामने हैं। अजित पवार गुट ने चुनाव आयोग में हलफनामा दायर किया था, वहीं शरद पवार खेमे ने भी चुनाव आयोग में एक कैविएट दायर कर अनुरोध किया था कि पार्टी की लड़ाई के संबंध में कोई भी निर्देश पारित करने से पहले उनकी बात सुनी जाए। शरद पवार द्वारा स्थापित एनसीपी में 2 जुलाई को विभाजन हुआ था, जब अजित और 8 विधायक एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार में शामिल हो गए। इसके तकनीकी तथ्य को समझे तो जब भी पार्टियां टूटती हैं तो उनके चुनाव चिन्ह पर दावे को लेकर विवाद उत्पन्न होने की संभावना रहती है। चुनाव आयोग प्रतीक आदेश 1968 के पैरा 15 का उपयोग करते हुए मामले पर निर्णय देता है। चुनाव आयोग के पास किसी राजनीतिक दल में इसके अधिकार से जुड़े विवाद पर चुनाव चिन्ह को जब्त करने की शक्ति है। आयोग को 1968 के आदेश के तहत राजनीतिक दलों को पहचान देने और चिन्ह आवंटित करने का भी अधिकार है। और ज्यादा जानकारी के लिए जया हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता ऋषि कुमार। ऋषि, सुप्रभात। जिस तरीके से हमने शिवसेना का देखा कि किस तरीके से बगावत कर टूटी वो, अब यही रुख देख रहे हैं पवार वर्सेस पवार का। आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि निर्वाचन आयोग दोनों दलों की दलील सुनेगा। चुनाव चिन्ह को लेकर किस तरीके की कानूनी प्रक्रिया की बात की जाए तो निर्वाचन आयोग के पास क्या पावर्स हैं? देखिए, निर्वाचन आयोग की अगर पावर्स की बात करें, जैसा आपने खुद बताया कि निर्वाचन आयोग के पास किसी भी राजनीतिक दल को उसका चुनाव चिन्ह, उसका नाम और उसका रजिस्ट्रेशन, सारी ताकतें चुनाव आयोग के पास संविधान के द्वारा प्रदत्त की गई है। इस मामले में चुनाव आयोग के पास डिस्क्रिप्शन भी है और वह अपना जो अधिकार है वो सुरक्षित भी रख सकता है। इस मामले में हमने देखा है कि कई बार राजनीतिक दलों की जो लड़ाई है उन दोनों दलों के लिए भारी पड़ी है, जबकि चुनाव आयोग ने कहा कि ऐसी परिस्थिति में जबकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है, क्यों ना उनका चुनाव चिन्ह ही जब्त कर लिया जाए। तो चुनाव आयोग के पास इस मामले में असीमित अधिकार है। राजनीतिक दलों की जहां उनके पास इस बात की स्वतंत्रता है कि वो पूरे देश में अपनी राजनीतिक शक्तियों को बढ़ाने के लिए वो स्वतंत्र हैं, तो वही नियमों के अधीन रहकर उनसे लोकतांत्रिक जो परंपराओं को आगे बढ़ाने का जो दायित्व है वो चुनाव आयोग पर है। और आयोग इस मामले में ये सुनिश्चित करता है कि जो पार्टी का संविधान है क्या उसका पालन किया जा रहा है, और इस मामले में जो भी निर्णय पार्टी के द्वारा लिए जा रहे हैं क्या वो लोकतांत्रिक तरीके से लिए जा रहे हैं। यही विवाद आज एनसीपी के सामने खड़ा हो गया है, क्योंकि एनसीपी के एक
बड़े धड़े यानी कि उनके भतीजे शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने जब सरकार में शामिल हो लिया दूसरी पार्टी के साथ, तो ये दावा भी कर दिया कि अब वही एनसीपी हैं। उन्होंने दावा किया कि 40 विधायक उनके साथ हैं, सांसद उनके 2 सांसद उनके साथ हैं और अब ये पार्टी भी उनकी है। ऐसी परिस्थिति में जबकि शरद पवार जो कि पार्टी के मुखिया रहे हैं, पार्टी को उन्होंने बनाया है और राष्ट्रीय पार्टी का उनके पास दर्जा रहा है, हालांकि अभी वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, महाराष्ट्र में राज्य स्तर की पार्टी और नॉर्थ ईस्ट एक राज्य में वो राज्य स्तर की पार्टी के दर्जा प्राप्त राजनीतिक दल के तौर पर ही रह गए हैं। लेकिन बावजूद इसके अब उनके सामने चुनौती सबसे बड़ी यही है कि एक जो घटनाक्रम हुआ जिसमें कि उनके करीब करीब सभी विधायक, यानी कि अगर हम देखें तो 2/3 से अधिक विधायक उनके साथ नहीं है, और इस बात को शरद पवार ने एक्सेप्ट भी किया है कि 40 विधायक उनके भतीजे के साथ है। तो अब परिस्थिति ये सामने आती है कि जब विधायक उनके साथ है तो पार्टी का मुखिया कौन है और इस पार्टी पर आधिपत्य किसका हो। ऐसी परिस्थिति में अजित पवार चुनाव आयोग रुख करते हैं और आयोग में ये दलील देते हैं कि ये पार्टी अब उनकी है और ये सब कुछ उनके नाम किया जाए और उनकी पार्टी उनको चुनाव आयोग में मान्यता दे दी जाए कि इस मामले में अजित पवार ही पार्टी के मुखिया है। लेकिन ऐसे में जो कैबिनेट दाखिल करके जो शरद पवार है उन्होंने दावा को खारिज किया, कहा कि नहीं है, अध्यक्ष तो मैं ही हूं। ऐसे में 2 जो पक्ष हैं वो सामने आते हैं इसमें कि एक तो होता है पार्टी का संगठन और दूसरा होता है पार्टी का जो विधायिका या जो संसदीय दल बोर्ड है वो। ऐसे में जब विधायक सबसे अधिक उनके साथ है तो क्या पार्टी उनके पास चली जानी चाहिए? लेकिन जो पार्टी का संविधान कहता है कि जो पार्टी का अध्यक्ष है, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, उसके माध्यम से अध्यक्ष चुना जाता है, वैसी स्थिति में सिंबल किसके पास होगा? तो ये एक टेक्निकल एस्पेक्ट है और इस एस्पेक्ट को चुनाव आयोग आज दोपहर बाद दोनों ही पक्षों को उसने बुलाया है और इस मामले में दोनों ही पक्षों के जो दावे हैं और प्रतिदावे हैं वो एक दूसरे को शेयर किए जा चुके हैं। यानी कि जो पूरी की पूरी प्रोसेस है जो सुनवाई की वो पूरी हो चुकी है और इस सुनवाई को अब इन कोर्ट यानी कि आयोग के समक्ष इन दोनों ही पक्षों को फिजिकल रूप में अपने रिप्रेजेंटेटिव या वकीलों के माध्यम से उपस्थित होकर ये साबित करना होगा कि इस पार्टी पर उनका साक्ष्य कितना सही है और कितना गलत है। इस मामले में हमने देखा है कि एक अर्ध न्यायिक संस्था के तौर पर चुनाव आयोग काम करता है। कोर्ट रूम होता है, कोर्ट रूम में वकील होते हैं, दलीलें होती हैं, सबूत होते हैं, गवाह होते हैं, तो एक तरीके की जिरह होती है और ऐसे में आयोग एक न्यायिक संस्था के तौर पर यह फैसला करता है कि ये पार्टी किसकी है, ये संबल किसको दिया जाए। हम शिवसेना के मामले में देख चुके हैं, हम समाजवादी पार्टी के मामले में देख चुके हैं, हम अगर हम देखें जो राष्ट्रीय जो पार्टी है बिहार की जिसमें कि चिराग पासवान के साथ जो मसला हुआ था उनका, उसको हम देख चुके हैं। तो तमाम ऐसे अवसर आए हैं जबकि आयोग ने समय समय पर यह सुनिश्चित किया है कि इस विवाद का निपटारा कैसे किया जाए जी। अब इसमें सबसे बड़ा जो पहलू है जो मुझे लगता है वही यही है कि शरद पवार का दावा कि पार्टी के संगठन पर उनका दावा है जी। लेकिन इस दावे को अगर वो साबित नहीं कर पाए तो आयोग के पास एक ही विकल्प बचेगा कि वो जो संवैधानिक पक्ष है राजनीतिक दल का, ये विधायी पक्ष है यानी कि विधायक जिसके साथ है केवल उसके पास चला जाता है। ठीक बात, ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य है जी। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर चाचा और भतीजे की जो लड़ाई है वो आखिर निर्वाचन आयोग तक पहुंच गई है। शुक्रिया ऋषि, आपसे आगे अपडेट लेते रहेंगे जब ये बैठक की शुरू होगी, सुनवाई शुरू होगी तो कौन है असली एनसीपी, कौन है नकली एनसीपी। एक बड़ा दिन है, परीक्षा का दिन है दोनों के लिए और देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है आज जब निर्वाचन आयोग की बैठक होती है। यहाँ पर खबरों में आगे बढ़ते हैं तो केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। ये संगठन 1998 से ही देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। गृह मंत्रालय ने इस बारे में कहा है कि इसके सदस्य हमेशा भारत में अलगाववाद और आतंकवादी हरकतों को बढ़ावा देने में शामिल रहे हैं। संगठन के सदस्य लोगों को भड़काकर कश्मीर को अलग इस्लामिक राज्य बनाना चाहते हैं जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा है। इस संगठन के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, शस्त्र अधिनियम
और पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर के मुख्य आपराधिक रणवीर दंड संहिता के विभिन्न धाराओं के तहत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। और अब अगली खबर की ओर रुख करते हैं और खबर है तेलंगाना से जुड़ी हुई, जहां बीजेपी तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर अपना लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ रही है और इसी के तहत राज्य पदाधिकारियों की बैठक शुरू हो गई है। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रमुख जेपी नड्डा तेलंगाना में आज पार्टी की राज्य परिषद की बैठक में हिस्सा लेंगे। तेलंगाना में अगले महीने विधानसभा के चुनाव होंगे और उससे पहले बीजेपी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटेड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे। मतलब? पापा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटेड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। समझकर इन्वेस्ट कर। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर, थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर, थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद नया सवेरा में एक बार फिर आपका स्वागत। और जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, आइए एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं सुबह की सुर्खियों पर। मुंबई के गोरेगांव में स्थित 7 मंजिली इमारत में लगी आग, 6 की मौत, 30 से अधिक घायल, 6 की हालत गंभीर। सिक्किम में अचानक बाढ़ के बाद राहत और बचाव के काम में तेजी। राज्यपाल ने सिंगताम में राहत शिविर केंद्रों का किया दौरा, तो वहीं मुख्यमंत्री ने की आपदा स्थिति की समीक्षा। पर्यटकों को अभी सिक्किम नहीं आने की सलाह। दिल्ली में आज वामपंथी उग्रवाद पर महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे अध्यक्षता। नक्सल समस्याओं से जूझ रहे राज्य होंगे बैठक में शामिल। शरद पवार या अजित पवार, किसकी है एनसीपी? आज निर्वाचन आयोग में होगी अहम सुनवाई। पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर दोनों गुट रखेंगे अपना पक्ष। मौद्रिक नीतियों की समीक्षा के बाद आज रिजर्व बैंक करेगा नतीजों की घोषणा। पिछले कुछ महीनों से स्थिर रेपो रेट पर टिकी सबकी नजरें। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में व्हाइट हाउस की ओर से अगले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीनी नेता शी जिनपिंग के बीच बैठक की योजना पर विचार। तनावपूर्ण संबंधों को सुलझाने की होगी कोशिश। एशियाई खेलों में बांग्लादेश के खिलाफ क्रिकेट के सेमीफाइनल में भारत ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी। वहीं पुरुष हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से। तीरंदाजी, कुश्ती, कबड्डी और बैडमिंटन में भी भारतीय खिलाड़ी दिखाएंगे दम। और क्रिकेट विश्व कप में आज हैदराबाद में भिड़ेगी पाकिस्तान नीदरलैंड्स की टीम। कल न्यूजीलैंड ने गत विजेता इंग्लैंड को 9 विकेट से शिकस्त देकर शुरू किया अभियान। और अब बारी है अखबारों की सुर्खियों की।
और न्यूज़ रूम से जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी मुकुल शर्मा। मुकुल, सुप्रभात आपको। आज क्या अखबारों की सुर्खियां हैं जो प्रमुख तौर पर अखबारों में आज प्रकाशित हुई हैं? जी सुप्रभात भावना और जया। आज के उन सुर्खियों की अगर बात करें जो मुख्य रूप से जो मुख्य हमारे समाचार पत्र हैं उनमें प्रकाशित हुई हैं, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं संजय सिंह की खबर की, जिनको ईडी ने गिरफ्तार किया था। यहाँ पर दैनिक जागरण ने छापा है कि संजय सिंह के घर पर दिए गए 3 करोड़ रुपए। आप देख सकते हैं किस तरीके से, क्योंकि अभी तक जो राशि की बात थी वो सामने नहीं आई, लेकिन जाँच एजेंसी ने विशेष अदालत में ये जानकारी दी है कि उनके घर पर करीब 3 करोड़ का जो लेन देन है वो किया गया। इसके साथ साथ जो अगली खबर है वो एक इस तरह की हेडलाइन है, आप देख सकते हैं। 2014 से पहले घोटालों की हेडलाइन बनती थी। पीएम मोदी ने ये कहा है, दरअसल ना सिर्फ राजस्थान बल्कि उसके बाद मध्य प्रदेश के जबलपुर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से 2014 से पहले जो सरकार थी किस तरीके से काम करती थी, लेकिन अब किस तरह का बदलाव हम देखते हैं, कैसे योजनाओं में जो पारदर्शिता है वो हमें नजर आती है। तो उसी को लेकर यहाँ जो प्रधानमंत्री का बयान है उसको प्रमुखता से छापा गया है कि कैसे 2014 से पहले जो घोटाले की हेडलाइन है वो हमें इन समाचार पत्रों में नजर आती थी। आगे बढ़ते हैं और अगले राष्ट्रीय सहारा की अगर बात की जाए तो प्रमुखता से इसने छापा है जो एशियाई खेलों में 12वें दिन भी स्वर्णिम सफर जो है हमारा वो शुरू रहा, क्योंकि 3 गोल्ड मेडल जो है हमने जीते थे और अब तक करीब 86 मेडल जो हैं हमारे पास आ चुके हैं और आज उम्मीद यही है कि इसमें और भी इजाफा होगा। और साथ ही यहाँ पे एक और खबर जो है इसने छापी थी, एनआईए के जो सम्मेलन हुआ था उसको लेकर भी जो खबर है वो प्रमुखता से छापी। साथ ही अगर बात की जाए जनसत्ता की तो इसमें एक खबर छपी जो कि ई वाहनों से संबंधित है। ई वाहनों से कार्बन उत्सर्जन में करीब 37.71 हज़ार टन की कमी दर्ज की गई है। यानी आप देख सकते हैं किस तरीके से जो सरकार काम कर रही है, जो अपनी प्रतिबद्धता जता रही है, कैसे जलवायु परिवर्तन की जो चुनौतियां हैं उसके सामने, और उसी में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है जो हमारे ई व्हीकल्स हैं उनको, और उसी की तर्ज पर अब जो आंकड़े हैं वो भी हमारे सामने आ रहे हैं कि कैसे इनके ज़रिए जो लाभ है वो मिल रहा है। तो ये बात हुई जलवायु परिवर्तन को लेकर, लेकिन एक और खबर है जो कि थोड़ी चिंताजनक भी है। इस खबर को हिंदुस्तान ने छापा है प्रमुखता से। सितंबर की गर्मी ने इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। जी हाँ, हमने देखा था कि अब इससे पहले जो जुलाई और अगस्त का महीना था वो गर्म दर्ज किया गया था, लेकिन अब सितंबर का जो महीना है ये अभी तक सबसे गर्म रहा है, ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में। और उसी वजह से जो 2023 है इसको भी सबसे गर्म साल जो है माना जा रहा है। अभी तक की जो रिपोर्ट आई हैं, अलग अलग शोध जो किए गए हैं यूरोपीय संघ और जापान के वैज्ञानिकों ने, उसके अनुसार ये जो रिपोर्ट है हिंदुस्तान ने प्रकाशित की है। इसके साथ ही एक और जो खबर जो एनबीटी में हमें नजर आई वो ये कि 13 साल के हाई लेवल पर है सर्विस सेक्टर। पीएमआई का सर्वे जो है उसके अनुसार ये जानकारी यहाँ दी गई है कि कैसे भले ही जब हम वैश्विक स्तर पर देखते हैं जो अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्थाएं हैं वो क्या किस स्थिति से जूझ रही हैं, लेकिन जब भारतीय अर्थव्यवस्था की हम बात कर रहे हैं तो कैसे एक लगातार जो सहारा है वो उसको मिल रहा है। और उसी में जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है उससे भी सहारे की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि ना सिर्फ जो फूड इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री है, उसको इससे बढ़ावा मिल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं। और जो एक और खबर है जो कि जिसको छापा है हरिभूमि ने, खाने की जो थाली है वो 17% सस्ती हो गई है और इसके लिए टमाटर और गैस की कीमतों ने काफ़ी मदद की है। पिछले दिनों हमने भी देखा था कि किस तरीके से जो टमाटर के दाम हैं उनमें इजाफा हुआ था। सरकार ने प्रयास किया कि कैसे इस पर नियंत्रण किया जाए, और साथ ही साथ जो गैस के दाम में कमी है, अभी हाल ही में कैबिनेट ने भी फैसला लिया कि किस तरीके से ना सिर्फ जो उज्ज्वला योजना के कनेक्शन है उसमें कमी की जा रही है, रियायत दी जा रही है, और उसी वजह से जो खाने की थाली है करीब 17% तक सस्ती हुई है। तो ये भी आमजन के लिए एक हम मान सकते हैं आज के इस नए सवेरे की अच्छी खबर है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मुकुल फिलहाल इन सुर्खियों के साथ जुड़ने के लिए। यकीनन तमाम वो खबरें हैं जो ज़रूर आपके पूरे दिन में आपके बेहद काम आने वाली हैं। और बुलेटिन में जया वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बताएंगे आपको अंतर्राष्ट्रीय और खेल जगत से जुड़ी खबरें। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। मैं क्या जी, सब जानते हैं जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर।
ब्रेक के बाद स्वागत है और खबरों में आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद और मुंबई के बीच हाई स्पीड ट्रेन चलाने के लिए सुरंग बनाने का सपना गुरुवार को पूरा हो गया, जिससे आने वाले दिनों में बुलेट ट्रेन चलाने का रास्ता भी साफ हो गया है। नई तकनीक के सहारे पहाड़ों को तोड़कर 350 मीटर लंबी सुरंग भारतीय रेल ने 10 महीने में तैयार कर दी है। हमारे संवाददाता राजेश राज ने गुजरात के वलसाड में इस महत्वाकांक्षी रेलखंड और सुरंग का लिया जायजा। बिहार के गया में एक माउंटेन मैन का आपने नाम सुना होगा, जिनका नाम था दशरथ मांझी। दशरथ मांझी ने पहाड़ों का सीना चीरकर एक ऐसी सड़क का निर्माण किया था जो मुसाफिरों के लिए कहीं ना कहीं उस इलाके के लिए एक ऐसी सौगात कही जा सकती है जिसके लिए दशरथ मांझी को आज माउंटेन मैन कहा जाता है। पहाड़ों का सीना चीरकर, पत्थरों को काटकर बरसों तक साधना करने के बाद पहले सुरंग या सड़क बनाने की प्रक्रिया जो है वो थोड़ी कठिन रहा करती थी, लेकिन आज समय ने करवट बदली है, समय ने अंगड़ाई बदली है। अत्याधुनिक ज़माने में हम कहीं ना कहीं एक्सप्लोसिव का प्रयोग करने लगे हैं। बावजूद इसके एक लंबे समय 10 महीने के अंतराल के बाद आप देख सकते हैं कि जिस सुरंग में अभी खड़ा हूँ या अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन के लिए डेडिकेटेड जो लाइन बिछाई जा रही है, उसके लिए 350 मीटर लंबी ये सुरंग जो है उसका निर्माण किया गया है। हम अपने कैमरामैन मनमोहन से अनुरोध करेंगे कि आपको वो दिखाएं कि आगे जहां तक आपकी नज़र जा रही हो वो आप देख सकते हैं कि दूर तलक जो दीवार इधर से उधर दिखाई पड़ रही है वह महाराष्ट्र का इलाका है और जहां से हम खड़े हैं ये गुजरात का इलाका है। यानी गुजरात और महाराष्ट्र के इलाकों को जोड़ने वाला ये महत्वाकांक्षी सुरंग न सिर्फ एक सुरंग है, न सिर्फ एक रास्ता है, बल्कि एक सपनों का सुरंग है जो हिंदुस्तान के लिए बुलेट ट्रेन की जो उम्मीदें हैं उस उम्मीदों को जमा करने की कोशिश करेगा और पीएम मोदी के सपनों को साकार भी करेगा। आइए आपको हम अंतिम हिस्से तक ले चलते हैं जहां पर इस सुरंग की जो अंतिम दीवार है उसको खोला गया है। आइए चलते हैं अपने कैमरामैन के साथ। हम गुजरात से महाराष्ट्र को जोड़ने वाली जो सुरंग तैयार की गई है बुलेट ट्रेन के लिए उसके आखिरी छोर पर हैं। अपने कैमरामैन मनमोहन से कहेंगे कि आपको वो दिखाएं कि आप देखिए कि अंतिम दीवार है जिसको अभी एक्सप्लोसिव के जरिए इस दीवार को हटाया गया है और 350 मीटर लंबी जो सुरंग है वो बनकर तैयार हो चली है। इसके लिए 10 महीने मशक्कत करने पड़े हैं, जिसमें भारतीय रेल के तमाम इंजीनियर्स और तमाम जो कर्मचारी हैं उन्होंने दिन रात एक कर मेहनत कर अपना पसीना बहाया है और जिसकी वजह से ये संभव हो पाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना रहा है कि बुलेट ट्रेन जो है दुनिया भर के मुल्कों की तरह हिंदुस्तान में भी चले, ताकि भारत दुनिया भर के मुल्क में जो रेल कनेक्टिविटी है उसमें स्वयं को compete कर सके। कैमरामैन मनमोहन सिंह के साथ जरौली गांव, वलसाड डिस्ट्रिक्ट, गुजरात से डीडी न्यूज के लिए राजेश राज। तो जया, जो बुलेट ट्रेन का जो सपना प्रधानमंत्री मोदी ने देखा था वो आज साकार होता दिख रहा है। गुजरात और महाराष्ट्र के बीच जल्द शुरू होगी बुलेट ट्रेन। बिल्कुल, और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपने देखी यहाँ पर हमारे रिपोर्टर राजेश राज की सीधे ग्राउंड जीरो से। और आइए अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अगले महीने बैठक की योजना बन रही है। वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार व्हाइट हाउस इस बैठक की तैयारी कर रहा है। दोनों देशों के बीच हाल ही के सालों में संबंध काफी तनावपूर्ण रहे हैं, जिसमें जासूसी आरोप, मानवाधिकार मुद्दे और व्यापार शुल्क सहित कई मुद्दे अहम रहे हैं। यह बैठक हाल के महीनों में दोनों देशों के बीच अन्य उच्च स्तरीय बैठकों के बाद होगी। हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने न्यूयॉर्क में चीनी उपराष्ट्रपति हान झेंग से मुलाकात की और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने माल्टा में चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। जो बाइडेन और शी जिनपिंग की आखिरी मुलाकात नवंबर 2022 में इंडोनेशिया में G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर हुई थी। बाइडेन के पदभार संभालने के बाद उनके बीच पहले फोन और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 5 बार बातचीत हुई है।
और रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को 1.5 साल से अधिक हो चुका है। बावजूद इसके संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर जोरदार हमला किया है। इस हमले में 6 साल के मासूम सहित 50 से अधिक लोग मारे गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रूस की सीमा से लगे युद्धग्रस्त क्षेत्र के कुपियांस्क जिले में हमला हुआ है, जहां मॉस्को की सेनाएं पिछले साल यूक्रेनी सैनिकों के हाथों खोए हुए क्षेत्र को फिर से हासिल करने के लिए प्रयास कर रही हैं। खार्किव क्षेत्र के गवर्नर ने कहा कि जिस वक्त हमला हुआ उस समय वहां पर कई नागरिक मौजूद थे। मौके पर बचाव कर्मी राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने इस हमले को भयानक बताया है। और अब रुख कर लेते हैं खेल जगत की खबरों का और सबसे पहले बात करते हैं 19वें एशियाई खेलों की। और चीन के ग्वांगझू में चल रहे 19वें एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन जारी है। आज पुरुष क्रिकेट के सेमीफाइनल मुकाबले में भारत और बांग्लादेश की टीम आमने सामने है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट खोकर भारत को जीत के लिए 97 रन का लक्ष्य दिया। भारत के लिए साई किशोर ने 3 विकेट चटकाए, जबकि वॉशिंगटन सुंदर ने 2 विकेट लिए। ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली भारतीय टीम की कोशिश इस मैच को अपने नाम कर फाइनल में प्रवेश करने की होगी। और एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला कबड्डी टीम ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय महिला कबड्डी खिलाड़ियों ने शानदार खेल दिखाते हुए नेपाल को 61-17 के बड़े अंतर से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर सफल रही हैं वो। और जो मेडल टैली है उस पर नजर डाल लेते हैं। चीन के ग्वांगझू में चल रहे एशियाई खेलों में भारत 21 स्वर्ण सहित कुल 86 पदक अपने नाम कर चुका है और पदक तालिका में चौथे पायदान पर है। वहीं मेजबान चीन इस बार भी पदक तालिका में शीर्ष पर बना हुआ है। चीन अब तक 179 गोल्ड सहित 333 पदक जीत चुका है। जापान 158 मेडल के साथ दूसरे, जबकि दक्षिण कोरिया 157 पदक के साथ तीसरे नंबर पर है। 5वें नंबर पर उज्बेकिस्तान, जिसके पास 60 पदक है। चीन में जारी एशियाई खेलों में मेरठ की अनु रानी ने गोल्ड जीता था। इसी के साथ अनु भाला फेंक में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। मेरठ की हैं बहादुरपुर गांव की निवासी अनु रानी ने गन्ने के खेत में गन्ने को भाला बनाकर खेलना शुरू किया था। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। मेरठ की बेटी अनु रानी ने देश को स्वर्ण दिलाकर देश का मान बढ़ाया है। चीन के हुआंगचाओ में चल रहे एशियन गेम्स 2023 में मेरठ के बहादुरपुर गांव की अनु रानी ने 62.92 मीटर भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता। अनु रानी का जीवन संघर्षपूर्ण रहा। भाला फेंक के अपने जुनून को लेकर उन्हें गांव वालों के विरोध का सामना भी करना पड़ा। आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी, तो गन्ने के खेत में गन्ने को ही भाला बनाकर खेलना शुरू कर दिया। अनु रानी को खेल में ले आने का श्रेय उनके भाई उपेंद्र सिंह को जाता है। उपेंद्र ने अन्नू का अभ्यास शुरू करवाया। संघर्ष तो देखो जी बहुत है, लंबी कहानी है संघर्ष की, तो इतनी लंबी कहानी क्या बताऊं, पर संघर्ष बहुत करना पड़ा, बहुत हुआ। हाँ जी बहुत संघर्ष हुआ। हमने ये खोद के फील्ड ग्राउंड जाकर बढ़े इसकी प्रैक्टिस के लिए। जीत तो गए ना, मैंने कहा भाला फेंको फालतू यही करा ना, खेत में ही चक्रोड़ सीरीज में करा, गन्ना लेगा फेंक कर दिए। एक समय था जब अन्नू को समाज में संघर्ष का सामना करना पड़ा, लेकिन आगे बढ़ने की लालसा ने अन्नू को कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। तो लड़की के लिए ज्यादा स्ट्रगल होते हैं, क्योंकि गांव से निकलना, फैमिली की जो थिंकिंग है उसको चेंज करना। तो मैं तो जब घर से बाहर आई थी, मेरे पास ना तो शूज होते थे, ना मेरे पास टी शर्ट होती थी पहनने के लिए। और तो मैं फिर पड़ोस में कोई गेम कर रहा था, उसका शूज लेके आती थी, टी शर्ट पहनती थी, फिर कॉम्पिटिशन खेलने जाती थी, फिर वापस आके उसको वापस करती थी। तो मतलब काफी लंबी कहानी है, तो काफी स्ट्रगल करना पड़ा था। उपेंद्र बताते हैं कि अन्नू ने अपने कोच को सही साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब वे स्टेडियम में नहीं होती थी तो वे अपने परिवार के खेत में गन्ने के साथ अभ्यास करती थी। संघर्ष किया है इसमें बहुत ज्यादा, बहुत हार्ड ट्रेनिंग भी करती है। पिछले 10 साल से कोई रेस्ट नहीं, कुछ नहीं, लगातार कंटिन्यू लग रही है कैंप में 10 साल से। आज अनु रानी के गोल्ड मेडल जीतने पर उनके गांव में जश्न का माहौल है। उनके घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है और मेरठ की बेटियां
उन्हें रोल मॉडल मानने लगी हैं। सही कहते हैं कि जब इंसान अपनी लगन व जुनून से परिश्रम करता है तो कोई बाधा उसकी कामयाबी के आड़े नहीं आ सकती। अन्नू रानी ने भी इस बात को सच साबित कर दिखाया है। मेरठ से संगीता श्रीवास्तव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कितनी विनम्र शुरुआत और इस तरह से सफलता के शिखर पर पहुंच रही है अन्नू रानी। और आइए अब बात कर लेते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप की। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के दूसरे मुकाबले में आज नीदरलैंड्स और पाकिस्तान की टीम आमने सामने होंगी। ये मैच हैदराबाद में खेला जाएगा। दोनों टीमों को अभ्यास मैचों में एक भी जीत नसीब नहीं हुई है। ऐसे में दोनों टीमों की कोशिश आज के मुकाबले में जीत दर्ज करते हुए अपने अभियान का आगाज जीत के साथ करने की होगी। वहीं कल खेले गए टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड ने गत विजेता इंग्लैंड को 9 विकेट से हराकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है। इंग्लैंड के खिलाफ मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट पर 282 रन बनाए। वहीं इंग्लैंड द्वारा दिए गए लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड ने 36.2 ओवर में 1 विकेट पर 283 रन बनाकर मैच अपने नाम किया। न्यूजीलैंड के ओपनर बल्लेबाज डेवॉन कॉनवे और तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी के लिए उतरे रचिन रविंद्र ने कमाल कर दिया। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए नाबाद 273 रन की रिकॉर्ड साझेदारी करते हुए मुकाबला न्यूजीलैंड के नाम किया। और अब खेल की खबरों के बाद रुख करते हैं सिने जगत का फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले इंटरटेनमेंट की खबरें दिखाएं, लेकिन ले लेते एक छोटा सा किटकैट ब्रेक। जल्द हाजिर होते हैं। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे। मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और आइए नया सवेरा में अब देख लेते हैं खबरें सिने जगत से। साउथ स्टार जोसेफ विजय और संजय दत्त अभिनीत फिल्म लियो का हिंदी ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस फिल्म का निर्देशन लोकेश कनगराज ने किया है। और JR/NTR और डायरेक्टर प्रशांत नील एक पैन इंडिया फिल्म के साथ एक साथ आ रहे हैं। इस फिल्म की शूटिंग की शुरुआत अप्रैल 2024 से होगी। साउथ के बेहतरीन अभिनेता वेंकटेश और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की नई फिल्म सेंधव की रिलीज डेट आ गई है। ये फिल्म अगले साल संक्रांति के मौके पर 13 जनवरी को रिलीज होगी। और फिल्म सन ऑफ सरदार की सीक्वल की तैयारी शुरू हो चुकी है। एक बार फिर मुख्य किरदार में अजय देवगन, वहीं विलन के किरदार में सनी देओल नजर आ सकते हैं। ब्लॉकबस्टर सुपरहिट फिल्म बाहुबली, KGF और पुष्पा के बाद जूनियर NTR की देवरा दर्शकों के सामने आ रही है। ये फिल्म उनकी 30वीं फिल्म होने वाली है। तेलुगु फिल्म देवरा में अभिनेता सैफ अली खान और अभिनेत्री जानवी कपूर नजर आएंगे। जूनियर NTR की आने वाली फिल्म देवरा 2 भागों में रिलीज होगी। सिनेमा घरों के बाद अब गदर 2 OTT पर धमाल मचाने के लिए तैयार है। ये फिल्म आज ZEE5 पर रिलीज होगी। और आइए अब देख लेते हैं क्या हाल है मौसम का। मानसून की विदाई के साथ साथ देश के कई हिस्सों में ठंड की दस्तक हो चुकी है। इस बीच आज भी 10 राज्यों में बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश में मौसम की विदाई के साथ गुलाबी ठंड ने दस्तक दी है। आने वाले दिनों में उत्तराखंड समेत ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी में बढ़ोतरी होगी। आज बिहार से सटे कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी और पश्चिम क्षेत्र में गरज के साथ भारी वर्षा की संभावना है। वहीं ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। पश्चिम असम और मेघालय के कुछ क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा की आशंका है। वहां रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और आइए विभिन्न शहरों के तापमान पर डाल लेते हैं एक नजर।
और आइए अब बात करते हैं अपने साप्ताहिक संस्कृत गीत प्रस्तुति की। आज की श्रृंखला में हम आपको दिखाने जा रहे हैं फिल्म तीसरी कसम के प्रसिद्ध गीत सजन रे झूठ मत बोलो का संस्कृत संस्करण। और इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने और स्वर दिया है प्रसिद्ध गायक मुकेश ने। तो आप देखिए डीडी न्यूज़ के संस्कृत कार्यक्रम वार्तावली के एल्बम से इसी गीत के संस्कृत संस्करण की एक खास झलकी। और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुजन रे नानृतं ब्रूहि विधातुः पार्श्वे गन्तव्यं न वै हस्ति न चाशोस्ति हि पद्भ्यां तत्र गन्तव्यं। सुजन रे नानृतं ब्रूहि विधातुः पार्श्वे गन्तव्यं न वै हस्ति न चाशोस्ति हि पद्भ्यां तत्र गन्तव्यं। सुजन रे नानृतं ब्रूहि। चतुर्द्वारा हि शोधास्ते स्यास्त्यन्यत्र वै सर्वे। चतुर्द्वारा हि शोधास्ते स्यास्त्यन्यत्र वै सर्वे। प्रियदर्पः किमर्थं रे प्रियदर्पः किमर्थं रे शिरो नम्यं तथा प्रेतत्। सुजन रे नानृतं ब्रूहि विधातुः पार्श्वे गन्तव्यम्। शुभे नु कृते शुभं भूयाद शुभे कृते शुभं भूयाद। शुभे नु कृते शुभं भूयाद शुभे कृते शुभं भूयात्। लेखं लेखं लेखां किं लेखं लेखं लेखां किम् इह प्रतिदेयं हि सर्वं। सुजन रे नानृतं ब्रूहि विधातुः पार्श्वे गन्तव्यम्।